नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी निर्वासन, जिसे लिखा है हमारी प्यारी लेखिका पुष्पा सक्सेना जी ने। टाई ढीली कर ऋषि पलंग पर पड़ गया। उसके माथे की लट हटाती नेहा ने झुककर प्यार से पूछा, थक गए ना? चाय मंगाऊं? नहीं यार, बस तुम पास आ जाओ, चाय की गर्मी मिल जाएगी। छी, बड़े बेशर्म हो। घर में सब क्या सोचेंगे? इसमें सोचने की क्या बात है? कुछ नया तो हो नहीं रहा, बल्कि सब खुश ही होंगे। जमाई राजा उनकी बिटिया रानी पर इस तरह फिदा हैं। ठीक कहा ना? अच्छा जी, जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। नेहा ने मान दिखाया। एक बात समझ में नहीं आई, यह तुम्हारे इलाके में बच्चों तक को आप कहकर क्यों बुलाते हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ सबको आदर दिया जाता है। दिल्ली की तरह तू तड़ाक की बोली हमारे इलाके में नहीं चलती। ओह, अब समझा। पर शादी के पहले तो मेरा तू पुकारना बड़ा प्यारा लगता था जनाब को। वो तो अब भी लगता है, पर सच बताऊं, पहली बार बस कंडक्टर की धारा प्रवाह गालियों ने मुझे डरा दिया था। क्या लच्छेदार भाषा थी। क्यों, ऐसा क्या कह दिया था? छुट्टे पैसों के लिए नाराजगी सहो, और अगर गलती से आपने बाकी बचे पैसों के लिए तकाजा कर दिया, तब तो शामत ही आ गई समझो। पैसों के लिए ऐसा ही बवाल था तो छुट्टे लेकर चढ़ता। काहे को भौंक रहा है? जा जा, घर में जनानी तेरा इंतजार कर रही होगी। बेकार जान से जाएगा। यही सब सुनती थी ना। ऋषि मजे से मुस्कुरा रहा था। इतना सब क्या डराने को काफी नहीं है? ऋषि की मुस्कुराहट पर नेहा विस्मित थी। सच नेहा, तुम्हारे उस मासूम डरे सहमे चेहरे पर ही तो हम मर मिटे थे। दिल्ली की लड़कियों में अलग दिखती थी। एमबीए करने आई नेहा का ऋषि से परिचय बस स्टॉप पर ही हुआ था। बिहार के मिथिलांचल की नेहा की सादगी ऋषि को भा गई। गर्मियों में पसीने की गंध में नहाई बस में दोनों का प्रेम पींगे भरता गया। जगह ना मिलने पर खड़े रहकर भी प्यार भरी बातें चलती रहती। अगर नेहा को सीट मिलती तो उसकी सीट के पास खड़े रहना ऋषि का फर्ज बन जाता। खड़े खड़े कभी नेहा के बाल सहलाना या पीठ पर हाथ धरना ऋषि को नितांत स्वाभाविक लगता। बस में रोज साथ जाने वालों के लिए ऋषि की यह दीवानगी आदत बन गई थी, और नए लोग मुस्कुराकर प्यार का मजा लेते। एमबीए पूरा करने के बाद ऋषि के प्रयत्नों से नेहा को उसके कार्यालय में ही जॉब मिल गया था। उदार माता पिता नेहा और ऋषि के प्यार में बाधा नहीं बने। ऋषि की सौतेली माँ को उसके विवाह में कोई रुचि नहीं थी। ऋषि के आग्रह पर पिता दोनों को आशीर्वाद देने जरूर आ गए थे। विवाह का हो हल्ला ऋषि के मित्रों ने बखूबी निभाया। अंततः उनका दोस्त प्रेम में विजयी जो हुआ था। विवाह के बाद शिमला में हनीमून मनाकर लौटी नेहा को पिता का पत्र मिला था। नई गृहस्थी शुरू करने से पहले कुल गुरु का आशीर्वाद लेने दोनों को पैतृक गांव जाना ही चाहिए। ऋषि को भी गांव दर्शन में रुचि न होते हुए भी गांव जाना पड़ा था। गांव पहुंचे ऋषि ने प्रस्ताव रखा था। सुना है पास में एक सुंदर झील है, कल हम वहां बोटिंग के लिए चल सकते हैं। नो ऋषि, कल हम यहाँ के मंदिर देखने चलेंगे। ओह नो, मंदिरों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, बहुत देख रखे हैं। नहीं ऋषि, यहाँ के मंदिरों की सादगी में जो सच्चाई है वो दिल्ली के तड़क भड़क वाले मंदिरों में नहीं मिलेगी। चलोगे ना प्लीज? अब आपके इलाके में हूँ तो हुक्म उदूली की जरूरत कैसे कर सकता हूँ? जहाँ कहेंगी यह गुलाम साथ जाएगा। चलो, अपने इलाके में रहने का एडवांटेज तो कहीं तो मिला। वैसे यहाँ की मशहूर लड़की रही हूँ। कॉलेज की डिबेट्स में हमेशा फर्स्ट आती थी। नेहा के स्वर में गर्व की खनक थी।
आपकी बहादुरी के आगे बंदा सिर झुकाता है। अब तो खुश है मेरी सरकार। ऋषि की नाटकीय मुद्रा पर नेहा खिलखिला उठी। सच तो यह है, ऋषि की ऐसी ही मनभावन बातों ने नेहा का मन जीत लिया था। बस स्टॉप पर सामान्य बातचीत से बढ़कर दोनों के बीच प्रेम का अंकुर कब पुष्पित पल्लवित होने लगा, नेहा जान भी ना सकी। अपनी क्लास खत्म कर नेहा जब भी बस स्टॉप पहुंचती, ऋषि को प्रतीक्षा में खड़ा पाती। कभी बस की प्रतीक्षा में खड़ा पाती, कभी बस की प्रतीक्षा में ठंडा कोक लिए खड़े खड़े काफ़ी देर हो जाती, पर दोनों के खिले चेहरे कोक से मिली ताजगी के प्रतीक बन लोगों को आकृष्ट करते। दूसरी सुबह मिथिलांचल के मंदिर दिखाती नेहा उत्साहित थे। दूध से उजले चेहरे को मुग्ध दृष्टि से देखता ऋषि अचानक पूछ बैठा, एक बात बताओ नेहा, यहाँ हर जगह जानकी के ही मंदिर क्यों हैं? राम मंदिर क्यों नहीं है? दादी कहा करती थीं कि जानकी जी मिथिला की बेटी हैं। रामचंद्र ने उनका परित्याग किया था। बेटी का निर्वासन मिथिला वालों के लिए दुखदायी था, पर दामाद को दंडित तो नहीं किया जा सकता ना। सो अपना आक्रोश मिथिला वासियों ने इस तरह प्रकट किया, जिस दामाद ने उनकी बेटी को त्यागा, उस दामाद को बेटी के साथ मंदिर में स्थापित नहीं करेंगे। बस इसीलिए यहाँ जानकी मंदिर है, सीता राम के नहीं। वाह, दंड के इस निराले तरीके को अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम देख पाते तो मिथिला वासियों की सूझबूझ की दाद जरूर देते। यह परिहास का विषय नहीं ऋषि, सच कहो, क्या जानकी का परित्याग न्यायोचित था? अगर राम की जगह तुम होते तो क्या तुम भी वही करते जो उन्होंने किया? अगर यह भी जान पाता कि गलती मेरी नेहा की है, फिर भी 1000 बार हाथ जोड़कर अपनी पत्नी को घर में रानी बनाकर रखता। नेहा को कंधे से पकड़ अपने पास लाने के ऋषि के प्रयास में मुक्ता ने बाधा डाली थी। चलिए जीजा जी, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लगा कहीं आप दीदी को किसी मंदिर में देवी बना स्थापित ना कर दें। उस स्थिति में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि अब अकेले रहने की तो आदत छूट गई है। ऋषि के परिहास पर मुक्ता लजा गई और नेहा हंस पड़ी। एक सप्ताह हंसी खुशी में बीत गया। बहुत जल्दी अपनी वाक्य पटुता के कारण ऋषि सबका चहेता बन गया। दिल्ली वापस जाती नेहा को सीने से लगा। माँ रो पड़ी। नम आँखों से दामाद से विनती की थी। वैसे तो जब से पढ़ाई के लिए घर से बाहर गई, तब से नेहा हमसे दूर रही, पर अब तो हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। इसे प्यार से रखना बेटा। आप चिंता ना करें अम्मा जी, नेहा को कभी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। छोटी बहन मुक्ता के सिर पर प्यार से हाथ धर नेहा ने दिलासा दिया था, जल्दी ही तुझे दिल्ली बुला लूँगी। लड़कियों के लिए वहाँ बहुत से कोर्सेज हैं, कहीं भी एडमिशन दिला दूँगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। वैसे भी आपके बाबूजी ने हमारे लिए इतना बड़ा घर दिया है, तो जगह ही जगह है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दिल्ली में मुझ जैसे अच्छे लड़कों की कमी नहीं। मुक्ता भी अपने लिए मनपसंद पति चुन लेगी। क्यों, ठीक कहा ना मुक्ता? छी जीजा जी, आप बड़े वो हैं। सबके सम्मिलित हास्य पर मुक्ता लजा गई थी। दिल्ली पहुंच पुरानी दिनचर्या शुरू हो गई। फर्क बस इतना था कि अब बस की जगह ऋषि का स्कूटर आ गया था। नेहा के साथ ऋषि का एकाकी जीवन परिपूर्ण हो गया था। कभी ऋषि माँ बाप का लाडला इकलौता बेटा था। माँ की मृत्यु के बाद जब पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो ऋषि बहुत अकेला पड़ गया। विमाता और उनके बच्चों के साथ ऋषि रिश्ता नहीं जोड़ सका। पिता ने कभी उसका मन समझने का प्रयास ही नहीं किया। ऋषि का अतीत उसे कभी कभी उदास कर देता। अपनी छोटी सी गृहस्थी को सजाने संवारने में नेहा जुट गई। जब भी कुछ नया खरीदती, मुक्ता को पूरी खबर पहुंच जाती।
अपनी उस दुनिया में सबसे बेखबर दोनों खुश जी रहे थे। अपने सौभाग्य पर नेहा गर्वित थी। विवाह के पहले बाबूजी को शंका थी, कहीं नेहा के चयन में गलती तो नहीं, पर अब सब आश्वस्त थे। प्यार से दमकते उनके चेहरों से रश्क हुआ था। पिछले कुछ दिनों से नेहा की तबीयत गिरी गिरी सी रही। बिस्तर से उठते ही चक्कर से आते। ऋषि परेशान था। पड़ोस की उर्मिला चाची ने जब किसी खुशखबरी की संभावना की बात कही तो नेहा चौंक उठी। ऑफिस से छुट्टी ले नेहा पास के हॉस्पिटल पहुंची थी। ऋषि किसी सेमिनार में लखनऊ गया हुआ था। लेडी डॉक्टर के केबिन में नेहा को परिचित चेहरा दिखा था। डॉक्टर की दृष्टि में भी पहचान उभर आई। नेहा, तू यहाँ? डॉक्टर उक्टर विस्मित थी। मैं भी चक्कर में पड़ गई। तू डॉक्टर बन गई सुरेखा? क्यों, क्या मैं इस लायक नहीं थी यार? ये माना कि तू मुझसे कुछ ज़्यादा ही होशियार थी, पर हम भी किसी से कम नहीं। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में क्वालिफाई करके मेरिट में आई, डोनेशन से नहीं। हाँ, यह बता तू क्या कर रही है? मैंने कब कहा तू किसी से कम है? कितने सालों बाद मिल रहे हम। मैंने दिल्ली से MBA करके यहीं जॉब कर लिया है। तूने तो MBBS कानपुर से किया था ना? आज अचानक मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो कहते हैं यह दुनिया बड़ी छोटी है। लगता है शादी वादी भी कर डाली। तुझे तो हर काम में बड़ी जल्दी रहती है नेहा। मैंने तो ठीक वक्त पर शादी की है। तू अपनी बता। अरे भाई, हम डॉक्टर तो बूढ़े होकर शादी कर पाते हैं। जनाब सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका गए हैं। लौटने पर शादी होगी। और अगर वहाँ किसी अमेरिकन लड़की को दिल दे बैठे तो? नेहा की पुरानी शरारत लौट आई। तो तेरे लेक्चर बेकार नहीं जाएंगे। तुरंत मुकदमा ठोक दूंगी। मेरे इतने साल जो व्यर्थ किए उनका भुगतान करें। आज तक तेरे कॉलेज के भाषण याद हैं। क्या ज़ोरदार तर्क दिया करती थी। लड़के भी तुझसे बहस करते घबराते थे। अब पतिदेव को भाषण देती है या नहीं? अरे वे इतने अच्छे हैं कि भाषण देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर बात आसानी से मान जाते हैं सुरेखा। यानी कि महिला उत्पीड़न के विरुद्ध दिए गए तेरे भाषण बेकार ही गए। हाँ, यह तो बता, हॉस्पिटल का चक्कर लगाने क्यों आई है? निश्चय ही अपनी पुरानी सखी से मिलने तो आई नहीं है। पुरानी सखी ने कोई अता पता छोड़ा होता तब न ये शिकायत की बात बनती। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से सुबह सुबह चक्कर आते हैं। तो आप खुशखबरी के लिए तैयार हो जाएं नेहा जी। पढ़ी लिखी हैं, इतना भी नहीं समझ पाई। पर अभी मेरा मतलब यह तो बहुत जल्दी होगा सुरेखा। मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। क्या मतलब? फैमिली प्लानिंग शब्द कभी सुना है? क्या कोई प्रिकॉशन ली थी? नहीं तो तैयार हो जा। घर में नन्ही जान आने से रौनक बढ़ जाएगी। चल तेरा चेकअप कर लूँ। आज रहने ही दे, कल ऋषि के साथ आऊँगी तब। क्या नाम है तेरे मियाँ का? ऋषि मेहता। क्या हुआ, नाम सुनकर चौंक क्यों गई? कुछ नहीं, इस नाम के साथ एक कहानी ज़रूर जुड़ी है, पर तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। तेरे ऋषि का उस कहानी से कोई वास्ता नहीं है। सुरेखा हंस दी। कहीं इस नाम के साथ प्रेम का चक्कर तो नहीं था? छोड़, वो एक दर्द भरी दास्तां है, फिर कभी सुनाऊंगी। सुन, कल ऋषि के साथ जरा जल्दी आना। पहले तेरा ही चेकअप कर लूँगी। घर यहाँ से दूर तो नहीं? ओह, बातों में अपना पता देना ही भूल गई। अपना कार्ड दे रही हूँ, जब फुर्सत मिले तो आ जाना। विजिटिंग कार्ड निकालती नेहा के पर्स से ऋषि के साथ खींचा नया फ़ोटो टेबल पर गिर पड़ा। फ़ोटो उठा। सुरेखा ने भरपूर दृष्टि डाली थी। कुछ देर पहले का मुस्कुराता चेहरा अचानक गंभीर हो उठा। क्या यही तेरा हबी है? हाँ, क्यों? ऋषि को पहचानती है?
नहीं, अपने को सामान्य बनाए रखने में सुरेखा को काफ़ी प्रयास सा करना पड़ रहा था। कुछ देर पहले तो ऋषि के नाम पर चौंकी थी और अब फोटो देखकर जैसे डर गई है। आखिर बात क्या है सुरेखा? कुछ नहीं, तुझे यूं ही वहम हो गया है। एक काम कर, कल चेकअप के लिए अकेली ही आना। तेरी बातों से मेरा शक पक्का हो रहा है। जब तक सच नहीं बताएगी मैं यहीं धरना देकर बैठूंगी। जिद मत कर नेहा, देख बाहर दूसरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। मैं सच जान कर ही जाऊंगी। नेहा के स्वर में जिद थी। मुझे कुछ नहीं कहना नेहा, तू घर जा। रुखाई से अपनी बात कह सुरेखा ने अगले पेशेंट्स को बुलाने के लिए घंटी बजाई थी। विस्मित नेहा केबिन से बाहर निकलती अपमानित अनुभव कर रही थी। उसी शाम ऋषि को साथ ले नेहा डॉक्टर सुरेखा के घर पहुंची थी। कॉल बेल बजाने पर दरवाज़ा खोलती सुरेखा चौंक गई। ऋषि का तो चेहरा ही उतर गया। आप? ऋषि अचानक कह गया। तुम सुरेखा को जानते हो? ऋषि? सॉरी नेहा, अभी इमरजेंसी कॉल पर निकल रही हूँ। किसी दिन हॉस्पिटल आ जाना। इतनी दूर से तेरे पास आई हूँ, ऐसे भी क्या बेरुखी, 2 मिनट रुक नहीं सकती? नेहा खिसिया गई थी। 2 मिनट में किसी का जीवन जा सकता है। आप तो यह बात अच्छी तरह समझते हैं ना ऋषि जी। होप यू डोंट माइंड। सुरेखा के स्वर में व्यंग पर नेहा चौंक उठी थी। घर लौटता ऋषि एकदम चुप पड़ गया था। नेहा पीछे ही पड़ गई। तुम दोनों के बीच क्या घटा है? जब तक नहीं बताओगे चैन से नहीं सो पाऊंगी मैं। बता देने पर भी चैन से ना सो पाओगी तो क्या करोगी नेहा? जब तक सच नहीं जान लेती इस घर में सांस नहीं ले सकूंगी। ऋषि, तुम्हें सच बताना ही होगा। सच बस इतना है, मेरे साथ पढ़ने वाली दिव्या प्यार में धोखा खा बैठी थी। प्यार के वादे करने वाला किशोर उसकी प्रेगनेंसी की बात सुन शहर छोड़ गायब हो गया। वह माँ बाप से सच बताने का साहस नहीं कर सकी। दिव्या को मुझ पर विश्वास था। उसे साथ ले हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अनफॉर्चुनेटली एबॉर्शन के समय एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण दिव्या की मौत हो गई। उस वक्त तुम्हारी सुरेखा ही सीनियर डॉक्टर को असिस्ट कर रही थी। अगर सच यही था तो सुरेखा तुमसे क्यों नाराज दिख रही थी? तुमने तो मुसीबत में पड़ी लड़की की मदद करनी चाहिए थी। दूसरे दिन नेहा सुरेखा के पास अकेली पहुंची थी। एक बात बता सुरेखा, तू ऋषि को देखकर उखड़ सी गई थी। ऋषि ने दिव्या की मदद की थी, पर शायद तुझे कोई गलतफहमी हो गई। यह तो ऋषि की बताई कहानी है। खुद उस लड़की ने मुझे बताया था। उसके गर्भ में ऋषि का शिशु था। दोनों के पास नौकरी या अन्य साधन ना होने के कारण एबॉर्शन कराने का निर्णय लेना पड़ा था। हॉस्पिटल के रजिस्टर में दिव्या के पति के रूप में आज भी तेरे ऋषि का नाम दर्ज है। मरने वाले झूठ नहीं बोलते। ओह नो, यह सच नहीं हो सकता। से थाम नेहा कुर्सी पर ढह सी गई थी। मैंने पहले ही कहा था, सच सह पाना आसान नहीं होगा। वैसे बी प्रैक्टिकल नेहा, जो बीत गई सो बात गई। तू ऋषि को प्यार करती है, अतीत को भुला देने में ही भलाई है। निर्णय लेने में नेहा को देर नहीं लगी थी। अपना सामा पैक कर दी। नेहा को ऋषि ने समझाना चाहा था। मैंने तुम्हें सच बताया है नेहा, मेरी बात पर विश्वास करो। बात सच झूठ की नहीं है ऋषि, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अगर तुम्हारा सच तुमसे सुन पाती तो शायद मेरा निर्णय दूसरा होता। तुम्हारा अपराध भी क्षम्य होता, पर अब नहीं ऋषि, नहीं। अब मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। तुम्हारा निर्णय क्या है नेहा? हमारे लिए घर खरीदते वक्त पापा मम्मी ने कहा था, घर एक मंदिर होता है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास ही घर की नींव मजबूत बनाता है। पर हमारी नींव ही खोखली निकली। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ ऋषि।
पर यह घर तो तुम्हारा है नेहा, तुम्हें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। याद है ऋषि, जानकी मंदिर देख तुमने कहा था मिथिला वासियों के दंड का तरीका निराला है। आज उसी परिपाटी में मैं मिथिला की बेटी अपने को स्वयं इस घर से निर्वासित कर रही हूँ। पर इस तरह तो तुम अपने को दंडित कर रही हो नेहा, मुझे नहीं। मेरा निरपराध निर्वासन हमेशा तुम्हें अपनी भूल याद दिलाता रहेगा। हमारे दंड का तरीका सचमुच अनोखा है ऋषि। उदास मुस्कान नेहा के होठों पर आई। सीढ़ियाँ उतरती नेहा को ऋषि निर्वाक ताकता रह गया। आशा है कि यह हृदय स्पर्श की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।